हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल सही पढ़ा है कि वाकई हमारे टैक्स पेयर की अब थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है, टेंशन बढ़ने वाला है। वो क्या चीज़ें हैं वो आज हम समझेंगे आज के सेशन में। उसके पहले कुछ बुरी खबर सुनने से पहले कुछ अच्छी खबर हम सुन लेते हैं। अच्छी खबर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम वो पार्ट पे आएंगे कि क्या टेंशन बढ़ी हुई है। सबसे पहले एक अच्छी खबर ये है हमारे टैक्स पेयर के लिए कि जो जॉब वर्कर्स को कंप्लेंट्स करना होता था रूल 45 सब रूल 3 के अंतर्गत, ये जो उनको कंप्लेंट्स करना होता था, तो 1 अक्टूबर 2021 से उनके लिए थोड़ी कंप्लाइंस बर्डन कम कर दिए गए हैं। जैसे क्वार्टरली बेसिस उनको जीएसटी का ये जो फॉर्म जीएसटी ITC 04 भरना होता था, अब उनको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है थोड़ा कंप्लाइंस बर्डन कम करने के लिए। जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होगी, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर्स है ना, पिछले साल में प्रीसीडिंग ईयर्स में फाइनेंशियल में जो उनकी 5 करोड़ होगी, अप टू 5 करोड़ होगी, तो उनको साल में एक बार ये फॉर्म भरना होगा। कौन सा फॉर्म? फॉर्म GST ITC 04, ये फॉर्म उनको साल में एक बार भरना होगा। और जो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर अबव 5 करोड़ रुपीज़ है, फिर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ अबव थी, तो उनको ये सिर्फ साल में 2 बार भरना होगा। पहले ये क्वार्टरली बेसिस होता था, इन्होंने थोड़ा ईज़ ऑफ कंप्लायंस बर्डन करने के लिए फ्रीक्वेंसीज की कम कर दी है। अप टू 5 करोड़ वालों के लिए ईयरली होगा, वंस इन अ ईयर होगा, और अबाउ 5 करोड़ वालों के लिए ट्वाइस इन अ ईयर होगा, यानी 6 मंथली ये ITC 4 फॉर्म भरना। नेक्स्ट खबर ये है कि जो हमारा ई-इनवॉइस शुरू हुआ था रूल 138A के अंतर्गत, उसके अंदर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की है, जिसके अंदर पहले मैंडेटरी था कि सेक्शन 138A सब सेक्शन 1 क्लॉज A के अंतर्गत कि उनको कंपलसरी था कि जो चार्ज ऑफ कन्वेंस और पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस था, यानी जो माल लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है, उसको फिजिकल इनवॉइस रखना ज़रूरी था। अब इन्होंने यहाँ पर फिजिकल इनवॉइस को थोड़ा हटा दिया है। सेक्शन 138 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इसको अमेंड करते उन्होंने कहा है कि अगर QR कोड आपके पास है और आपका ई-इनवॉइस बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको फिजिकल टैक्स इनवॉइस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस रेफरेंस नंबर जो दिया गया है इनवॉइस पे, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो फॉर वेरिफिकेशन। यानी आपके पास ई-इनवॉइस और QR कोड होगा तो भी काफ़ी है। जो लेके जा रहे हैं सामान आपका, उनको कोई हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी आपको टैक्स इनवॉइस की लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप ये QR कोड और यानी जो क्विक रिस्पॉन्स कोड है वो, और दूसरी जो सॉफ्ट कॉपी होगी उनकी ई-इनवॉइस की, वो आप रिड्यूस का काम हो जाएगा। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। थोड़ा जो टेंशन वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे नोटिफिकेशन 35/2021 जो है 24 सितंबर को जो इशू किया है लोगों ने, तो जो बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होती थी, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमको बैंक की डिटेल अपलोड नहीं करनी होती है, बाद में हमको इसको अपलोड करनी होती है अमेंडमेंट करते हुए, तो वो डिटेल्स बाद में अपडेट करनी होती है। तो उसके अंदर उन्होंने पहले 45 डेज़ जो रखा था, उनको उन्होंने किया है 45 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपलोड करना है, और द डेट ऑन विच द रिटर्न रिक्वायर्ड टू अंडर सेक्शन 39 इज़ ड्यू टू बी फर्निश्ड। यानी आपका जो रिटर्न फाइल करना अंदर सेक्शन 39 के अंदर जो आपको अनिवार्य हो जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि विद इन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, या डेट ऑन विच द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज़ ड्यू, और फर्निश करने के लिए जो डेट ड्यू हो जाती है, विच एवर इज़ अर्लियर, यानी जो भी पहले हो जाए उस वक्त के पहले पहले आपको ये अपलोड कर देना है। अगर अपलोड नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये आप जनरल पेनल्टी थोड़ा देख लेते हैं। सेक्शन 125 जो जनरल पेनल्टी से डील करती है, उसमें ना साफ कहा गया कि जहाँ कहीं और इस एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं होगा पेनल्टी का, तो वहाँ पर ये पेनल्टी लग जाएगी, जनरल पेनल्टी, जो कि 25,000 तक होगी। यानी CGST के अंदर 25,000 रुपीज़ अप्लीकेबल होगी, और HGST के अंदर 25,000
पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, यानी टोटल 50,000 पेनल्टी लीव हो सकती है। तो यहाँ एक ओपिनियन आता है कि इस जो बैंक अपडेट करने की डिटेल्स ये कोई पेनल्टी एक्ट में स्पेसिफाई नहीं की है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आकर काफ़ी चांसेस है कि सेक्शन 125 के अंदर ये जनरल पेनल्टी लगा दी जाए, जनरल पेनल्टी ऑफ ₹50,000, 25,000 CGST, 25,000 HGST लगा दिया जाए। तो इसके लिए ये बहुत एक टफ चीज़ है। तो क्लाइंट्स और जो टैक्स पेयर उनको चाहिए, जो प्रोफेशनल से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो अपनी अपडेट ये करा दिया करे क्लाइंट के वैसे, वरना 50,000 भरने अगर आ गया पेनल्टी तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आप जानते हैं कि किस तरह से अब नया बिजनेस शुरू किया है, उसी के अंदर उनको कहा जाए कि 50,000 आपको पेनल्टी आ गई है, तो एक काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इसको ध्यान दें। और जो एक पार्ट आता था कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता था वो इसके अंदर लीगल नंबर, लीगल नेम आता था, पैन नंबर जो वो लिखा होता था, और हम अकाउंट खोलते थे कई बार ट्रेड नेम पे, तो उसके अंदर भी काफ़ी थोड़ी दिक्कत आती थी। तो उन्होंने वहाँ पर भी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कर दिया गया है कि अपलोड करते वक्त भी कई बार वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के नाम पे जो बिजनेस नेम पर चेक की डिटेल अपलोड करते थे, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, और कई बार बैंक में भी प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने ये कर दिया है कि भाई इसको सिंक्रोनाइज़ किया, अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के नाम पर भी अगर चेक है तो वहाँ पर वो अपलोड कर सकते हैं और वही माना जाएगा, और उसको आप आधार कार्ड से, आधार नंबर से उस बैंक को लिंक कर सकते हैं, और उसको लिंक करना है, लिंक कर सकते हैं, इनको लिंक ही करना है ताकि आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं है रिफंड वगैरह केस में। प्रॉब्लम अब यहाँ देख सकते हैं हम, रूल 10B को इन्होंने इंसर्ट किया है जहाँ आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, यानी जो जिनके नंबर कैंसिल हो गए हैं और उसको उनको ये रिवोकेशन के लिए करना है रूल 23 के अंतर्गत, तो वहाँ पर इनको आधार ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। उसके बगैर अब एप्लीकेशन जो रिवोकेशन का वो नहीं होगा, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन आपकी पूरी नहीं होगी, आपका रिवोक नहीं किया जाएगा नंबर। तो अगर रिवोक करना है तो वहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है वो पूरा होना ज़रूरी है। जैसे हम न्यू नंबर निकालते आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं, उसी तरह से इनका भी करना ज़रूरी है। सेकेंडली, रिफंड एप्लीकेशन वालों के लिए भी इन्होंने मैंडेटरी किया है, जो फॉर्म RFD1 में किया करते थे रूल 89 के अंतर्गत, तो वहाँ भी इनको ये आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। रिफंड अंडर रूल 96 में भी जो इंटीग्रेटेड पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया था, वहाँ भी इन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही ये रिफंड का कुछ प्रोसेस हो पाएगा। ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर जो है वो ऑथराइज सिग्नेटरी का होना चाहिए। जैसे कि अब इंडिविजुअल होता है तो सी के नाम पर होता है, लेकिन डायरेक्टर्स है कंपनी के केस में, ट्रस्टी है ट्रस्ट के केस में, और पार्टनर्स या पार्टनर्स के केस में वहाँ उनके हिसाब से उनकी ऑथेंटिकेशन होगी। वो उन्होंने आगे जो ये है कि रूल 36(4) के अंतर्गत जो उन्होंने कैपिंग रखी थी या क्रेडिट लेने की, तो अब इजी भी एक तरह से हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो 10% फिर 5% की थी, अब उन्होंने उसको ख़त्म करके अबोलिश कर दिया गया पूरा उसको, और 100% ITC क्लेम कर सकते हैं द बेसिस ऑफ इनवॉइस फर्निश बाय द सप्लायर। अगर आपकी 2B में जो आपको दिख रहा है उसी के बेसिस में आपको क्रेडिट लेनी है, आप उससे क्रेडिट नहीं ले सकते उसकी जो 2B में ना दिखे। तो ये एक अच्छी भी बात है, कैलकुलेशन करनी पड़ती थी 5% 10%, तो अब ये एक इजी हो गया कि भाई जो दिख रहा है हमको 2B में उसी की क्रेडिट लेनी है, और एक कंप्लाइंस बढ़ गया है टैक्स पेयर पे कि वो सामने पार्टी से अपनी रिटर्न जो GSTR1 है उनकी या IFF है वो फाइल कराए, और उनकी डिटेल्स जो GSTR 2B में दिखेगी तो उनको क्रेडिट मिलेगा। तो एक फॉलोअप का काम भी बढ़ गया है। नेक्स्ट जो रूल 59 सब रूल 6 में था, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। पहले जिसकी 3B GSTR 3B रिटर्न जो है 2 टैक्स पीरियड के लिए नहीं फाइल थे, उनको R1 के लिए ब्लॉक कर दिया जाता था। अब अमेंडमेंट उन्होंने किया है कि क्लॉज C रूल ऑफ 59 सब रूल 6 का, यानी रूल 59 सब रूल 6 का क्लॉज C के अंदर उन्होंने चेंजेस कर दिया है कि अगर आपकी GST 3B प्रीवियस मंथ की फाइल नहीं है, यानी आपकी लास्ट मंथ की प्रीवियस जो 3B है वो फाइल नहीं है, तो उसके आप नेक्स्ट मंथ की R1 नहीं भर सकते। फॉर एग्जांपल
कि अगर जनवरी 22 की आपकी रिटर्न फाइल 3B फाइल नहीं है तो आप GSTR1 या IFF फरवरी 2022 की नहीं कर सकते, ये ब्लॉक हो जाएगी टैक्स पेयर के लिए। तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि जब तक R1 नहीं करेगा तो कई जगह पर जो SSC के सामने जिससे क्लाइंट होते हैं, सप्लायर जिनको ये सप्लाई करते हैं, बायर्स होते हैं, वो इनके पेमेंट को रोक देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3B हर मंथ अभी फाइल करना है बराबर, ताकि उनकी R1B IFF जो है रिटर्न वो जाते बराबर अपलोड होती है। उसी तरह से जो ई-वे बिल में जो उन्होंने रिलैक्सेशन दिया था, जैसे कि रिजम्पशन ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल है, कि जैसे इन्होंने कोविड पेंडेमिक के चलते उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था कि आप ई-वे बिल जनरेट कर सक रहे थे, जनरेशन ई-वे बिल फैसिलिटी चल रही थी, लेकिन अभी उन्होंने उसको वापस से रिज्यूम कर दिया है कि अब आपकी लास्ट कॉन्सिक्यूटिव लगातार 2 पीरियड की या उससे ज़्यादा की मंथली या क्वार्टरली जो रिटर्न है 3B आपने नहीं भरी है तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, यानी आप माल आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स आपका रुक जाएगा। तो ये भी एक थोड़ी बुरी खबर है, पहले ही थी लेकिन इसको रिज्यूम कर दिया गया है वापस से, कि कोविड के वजह से रोक दिया गया था, इसको रिज्यूम कर दिया है। नेक्स्ट जो एक टेंशन वाली न्यूज़ ये है कि जो लेट फी GSTR1 की अब तक 3B में दिखाई नहीं देती, ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होती थी, अब वो होने लगेगी। GSTR1 भी जो डिले फाइल करते हैं, अब ये पता नहीं कि वो पिछले सब जितने डिले हुई थी वो भी आएगी या करंट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे या अभी से लेंगे ये, लेकिन जो भी है GSTR1 की भी अगर फाइलिंग डिले हो रही है तो 3B में लेट फी आएगी। अब ये 3B की पेनल्टी भरना, R1 की पेनल्टी भरना, ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है। अब आप भी कमेंट में उसको बताइए कि ये जो गवर्नमेंट का इस तरह से डबल पेनल्टी एक ही रिटर्न के लिए, वो R1 है, क्लाइंट के लिए तो एक ही रिटर्न है ना, अगर उसको अलग अलग देना है एक अलग पार्ट है, लेकिन R1 और सेल इनका 3B उन्हें टैक्स भर रहे हैं, तो ये एक अलग अलग के लिए एक अलग अलग पेनल्टी भरना किस तरह से सही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लेकिन जो भी है ये GSTR1 की लेट फी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी, ये और नेक्स्ट रिटर्न में 3B में दिख जाएगा, वो भरना पड़ेगा। तो ये 3B की भी उसके अंदर जो लेट फी वो भी आएगी, R1 की भी आ जाएगी। और बताया जा रहा है कि अब जो इंटरेस्ट वाला जो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता था वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ सुनाई दे रही है। तो एक क्रक्स यही है कि अब हमारे GST टैक्स पेयर जो है उनको चाहिए कि कंप्लाइंस के बारे में मदद हो जाए। अभी काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन हो गई है कोविड के लिए भी, अब वो पेंडेमिक का जो असर नज़र आ रहा था हमें, इफेक्ट वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और नॉर्मलाइज सब चीज़ें हो रही है। तो हम भी अपने रिटर्न्स को टाइम पे फाइल करें, 3B हो, R1 हो, और अननेसेसरी लेट फी और इंटरेस्ट से हम बच जाए। देखो आज भी भरना है, कल भी भरना है, लेकिन आज भरोगे तो लेट फी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट से बच जाओगे। और ड्यू डेट की बात करने जाओगे, जो उसकी डेट स्पेसिफाई की गई है, तो उसके अंदर आपको लेट फी और इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, जिससे ऐसा होगा कि आप अपने प्रॉफिट में से वो चीज़ गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो होप करते हैं आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह से अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।